हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस और टेस्टिकुलर डिसेंट के बारे में। तो अगर हम बात करें, जो टेस्टिस डेवलप होता है बेसिकली वो गोनेडल रिज से होता है। तो ये जो है ये क्या है, गोनेडल रिज। तो जो ये गोनेडल रिज रहता है यूजुअली ये कहाँ पे होता है, ये मीजोनेफ्रोज है और मीजोनेफ्रोज के जस्ट बगल में होता है। और ये जो लोकेशन होता है उसको बोलते हैं वेंटिरो मीडियल साइड होता है मीजोनेफ्रोज के। और यूजुअली ये दो होते हैं, एक इस साइड है और एक उस साइड है। यही आगे चल के गोनेडल रिज बनाता है, गोनेट्स बनाते हैं। तो ये अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो ये पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल गोनेडल रिज है वो बनता कैसे है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिफ्थ वीक की बात करें तो फिफ्थ वीक में सबसे पहले जो रहता है कुछ जो ये है, ये सिलोमिक एपिथेलियम है। सिलोमिक एपिथेलियम जो रहता है कुछ मीजोनेफ्रिक जो स्वेलिंग है उसके बगल में वेंट्रोमीडियल साइड, वहाँ पे कुछ सिलोमिक एपिथेलियम जो रहती है, ये दोनों साइड होता है, पेयर्ड होता है, वो थिकनिंग होने लगती है उसमें, इसमें थिकनिंग होगी और साथ में ये पॉलीफरेट भी करेगा। तो थिकनिंग और पॉलीफरेशन होता है और इसकी वजह से जो रहता है जेनाइटल रिज या गोनेडल रिज बनता है। और ये यूजुअली थिकनिंग कहाँ हो रहा है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म की जस्ट बगल में। तो इस तरीके से बनता है। अब इसको जो जेनाइटल रिज का जो फॉर्मेशन होता है, इसके लिए जो सिलोमिक एपिथेलियम से जेनाइटल रिज बन रहा है उसके लिए NR5A1 फैक्टर की बहुत ज़रूरत होती है। इसकी वजह से ये जेनाइटल रिज का फॉर्मेशन होता है। कुछ और फैक्टर्स होते हैं जैसे कि GATA4 प्लस उसके बाद 6164 और WT1 और LHX9। तो ये फैक्टर रहते हैं जो ये पॉलीफरेट कराते हैं और गोनेडल रिज बनाते हैं। अब ये जो गोनेडल रिज जो बना है इसमें कोई भी जर्म सेल्स नहीं होता है। तो पहला जो रहता है फॉर्मेशन ऑफ गोनेडल रिज जो रहता है वो पहला स्टेप होता है। अब बात करें तो इसी फोर्थ से सिक्स्थ वीक के अराउंड, ये जो रहता है फोर्थ से सिक्स्थ वीक के अराउंड क्या होता है, कुछ प्राइमोडियल जो जर्म सेल्स होती हैं वो यॉर्क सैक से माइग्रेट करती हैं और इस जेनेटल रिज में आ जाती हैं और वो जर्म सेल्स बनाती हैं। तो अगर हम बात करें जो सबसे पहला इवेंट होगा वो क्या होगा, पहला जो रहता है अर्ली गोनेड फॉर्मेशन। तो अर्ली गोनेडल फॉर्मेशन हो रहा है और ये यूजुअली जो रहता है 4 वीक से 8 वीक के पीरियड को बोलते हैं। तो इसमें जो वीक 4 की बात करें तो वीक 4 में क्या हो रहा है कि जो ये यॉर्क सैक है, यॉर्क सैक से कुछ प्राइमोडियल जर्म सेल्स माइग्रेट करते हुए जो रहता है ये गोनेडल रिज में चली जाती हैं और ये आगे चल के इन्हीं से स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। तो इस तरीके से होता है। ये यूजुअली वीक 4 में होता है अर्ली गोनेड फॉर्मेशन की बात करें तो। फिर अर्ली गोनेड फॉर्मेशन में ही अगर हम देखें तो ये जो रहता है वीक 6 रहता है, ये अर्ली गोनेड फॉर्मेशन का ही है। तो इसमें जो है सबसे पहले जेनाइटल रिज जो रहता है वो डेवलप कर जाता है और ये दो स्ट्रक्चर रहते हैं। तो इस समय जो रहता है स्टेज जो रहते हैं इन डिफरेंट गोनेट्स की स्टेज होती है। इन डिफरेंट गोनेट्स का मतलब ये होता है कि ये आइदर मेल भी बना सकता है या फीमेल। तो वो इस तरीके से दिखता है, टेस्टिस और ओवरीज दोनों रहती हैं। तो टेस्टिस भी रहता है, ओवरीज भी रहता है। ये इन डिफरेंट जो रहता है स्टेज की तरह रहता है। फिर इसी पीरियड में हम देखते हैं कि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो गोनेट्स के पास में ही रहती है। तो उसके लेटरल जो रहता है पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट जो रहता है वो डेवलप करती हैं। अब ये जो पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है इन्हें ही हम मुलेरियन डक्ट भी बोलते हैं। तो ये मुलेरियन डक्ट जो रहती हैं यूजुअली अराउंड 6th वीक, तो अराउंड 6th वीक ये भी डेवलप करती हैं और ये जो रहता है मिड लाइन में फ्यूज करती हैं। मिड लाइन में फ्यूज करते हुए यूट्रोवैजाइनल प्राइमोडियम बनाती हैं। तो ये बनाया यूट्रोवैजाइनल प्राइमोडियम जो कि जाके किससे कनेक्ट होता है, यूरोजेनाइटल साइनस से। यूरोजेनाइटल साइनस क्या बनाता है, फ्यूचर ब्लैडर बनाता है। तो इस तरीके से जो रहता है पैरामीजो नेफ्रिक डक्ट जो रहती है कनेक्टेड रहती है और इसी समय जो रहता है इन डिफरेंट गोनेट्स भी रहते हैं इस तरीके से। तो ये जो रहा टेस्टिस ओवरीज है, ये वीक 6 है और इसमें जो रहता है टेस्टिस ओवरीज रहेंगे दोनों प्लस पैरा
मीजोनेफ्रिक डक्ट होगा जिसको मुलेरियन डक्ट होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो मुलेरियन डक्ट रहता है यही जो रहता है फीमेल में बनाता है यूटरस, फिर फैलोपियन ट्यूब यूटरस और अपर 2/3 पार्ट ऑफ वेजाइना। तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से होता है। जबकि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होता है, हम बात करें तो मीजोनेफ्रिक डक्ट का जो फेट होता है उसका अगर हमने देखा तो ये जो अपर पार्ट रहता है मीजोनेफ्रिक डक्ट का वो गोनेट से एसोसिएटेड रहता है और बनाता है सेमाइनल वेसिकल, इजाकुलेटरी डक्ट और वास डिफरेंस। तो ये बनाता है। जबकि जो लोअर पार्ट रहता है वो उससे एक बर्ड अराइज होता है और वो बनाता है मेटानेफ्रिक किडनीज। तो मेटानेफ्रिक किडनीज जो बनती हैं यूजुअली यूरेट्रिक बर्ड और मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा या मेटानेफ्रिक मिजेनकाइम के बीच में एपिथेलियल मिजेनकाइमल इंटरेक्शन की वजह से बनता है और यहाँ से जो रहता है फाइनली ये रिग्रेस करने लगता है और ऊपर जो रहता है मीजोनेफ्रिक डक्ट वो गोनेट से अटैच हो जाता है और उसका सिस्टम बनाता है। तो ये सब चीज़ें जो रहती है वीक 6 पे जो रहता है इन डिफरेंट गोनेट स्टेज रहता है, इस समय ये सारे के सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, कोई भी सेक्स डिसाइडेड नहीं रहता है। फिर वीक 7 अगर हम बात करें वीक 7 या वीक 8, तो वीक 7 और वीक 8 में क्या होगा, SRY जीन का एक्सप्रेशन होगा। SRY जीन जो रहता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है और अगर SRY जीन एक्सप्रेस हुआ तो जो पूरी साइकिल है वो टेस्टिस की तरफ चली जाएगी और मेल बनने लगेगा और टेस्टिस डिफ्रेंशिएशन होने लगता है। तो ये जो गोनेट्स है जेनिटल रीड से टेस्टिस डेवलप हो गया। अगर बात करें तो ये जो डक्ट सिस्टम है ये मीजोनेफ्रिक डक्ट से पूरा डेवलप हुआ। और जो हम देख रहे हैं इसमें बेसिकली होता क्या है, ये SRY जीन से फिर एक और चीज़ होता है जो टेस्टिस रहता है वो बेसिकली जब बन जाता है तो इसमें रहेगा सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स जो रहती हैं टेस्टिस में रिलीज करती हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस या एंटी मुलेरियन हार्मोन भी इन्हें ही बोला जाता है। तो ये क्या करती हैं, जो फीमेल स्ट्रक्चर रहता है, फीमेल स्ट्रक्चर कौन सा, पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट, उसका जो रहता है रिग्रेशन करा देती हैं। तो पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट रिग्रेस होने लगता है और फाइनली जो रहता है उसका रेमनेंट बचता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। तो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल जो रहता है पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट का रेमनेंट होता है। जबकि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है उल्फियन डक्ट वो डेवलप होकर के डक्टस डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल बना देगा। फिर उसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो डक्टस डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल बना रहा है ये बेसिकली जो टेस्टिस होता है इसमें दूसरा भी सेल होता है जिसको बोलते हैं लेडिग सेल्स। तो लेडिग सेल्स जो रहता है वो सिक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन से जो रहता है टेस्टोस्टेरोन जाके एक्ट करता है उल्फियन डक्ट पे और ये जो उल्फियन डक्ट रहता है ये उल्फियन डक्ट पे एक्ट करेगा विद मेनली डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के फॉर्म में एक्ट करता है कई बार और कई बार डायरेक्टली एक्ट करता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन जो रहता है वो कन्वर्ट कर देता है उल्फियन डक्ट को एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल में। तो ये सारे जो इवेंट होते हैं ये यूजुअली जो रहता है इवेंट 4 to 8 वीक में होते हैं जो कि अर्ली गोनेडल फॉर्मेशन होते हैं। फिर अब आगे हम देख रहे हैं तो जो रहता है इस तरीके से ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस जो रहता है रिग्रेस कर जाती हैं और फाइनली रिग्रेस करके एक छोटे से प्रोस्टेटिक यूट्रिकल के फॉर्म में रहती हैं। जबकि जो वुल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक डक्ट है ये वाला पोर्शन ये जो रहता है सेमाइनल वेसिकल यहाँ पे बनाया है, ये डक्टस डिफरेंस बनाया है और ये एपिडिडाइमिस बना रहा है जो यहाँ तक का पूरा पार्ट है रीटर टेस्टिस का। तो ये सारा चीज़ें जो है बन रहा है मीजोनेफ्रिक डक्ट से। फिर फाइनली हम जो देखते हैं अगर SRY जीन अगर नहीं निकला, SRY फैक्टर नहीं निकला तो होता क्या है, ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है वो जो रहता है यूरोजेनाइटल साइनस से फ्यूज होकर के यूरेट्रोवेजाइनल प्लेट बनाता है जिससे कि फाइनली जो रहता है यूट्रस और वजाइना डेवलप करता है। फिर अर्ली गोनेडल फॉर्मेशन के बाद अब हम टेस्टिकुलर कॉर्ड फॉर्मेशन देखेंगे। तो जो टेस्टिकुलर कॉर्ड फॉर्मेशन होता है यूजुअली वीक 8 से 12 के बीच में होता है और वीक 8 से 12 के बीच में क्या होता है, टेस्टिकुलर कॉर्ड बनता है। तो टेस्टिकुलर कॉर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, बेसिकली जो अगर हम बात करें तो ये जो है ये छोटे छोटे ये टेस्टिकुलर कॉर्ड सेल्स होते हैं। टेस्टिकुलर कॉर्ड सेल्स जो रहते हैं यूजुअली एक साथ अलाइन हो जाते हैं और अलाइन होकर के जो रहता है ऑर्गेनाइज होकर के क्या बनाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो क्या बनाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है इसमें जो रहता है और क्या रहेंगे, जर्म सेल्स रहता है बेसिकली
जर्म सेल्स रहेगा और सर्टोली सेल्स रहेगा। तो इस तरीके से जो रहता है ये टेस्टिकुलर कॉर्ड बनता है। फिर ये जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये फाइनली आपस में जो रहता है मीजोनेफ्रिक जो ट्यूब्यूल होता है उससे कनेक्ट होना रहता है। तो आपस में कनेक्ट होकर के क्या बनाएंगे, रीट टे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस जो रहता है, रीटे टेस्टिस से फिर फाइनली वो इफरेंट ट्यूब्यूल बनाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम बनता है। तो हाँ, ये जो चीज़ हो रहा है ये यूजुअली जो रहता है वीक 8 से 12 के बीच में होता है। और ये बेसिकली अगर हम बात करें टेस्टिकुलर कॉर्ड फॉर्मेशन, तो इसमें जो इंटरेक्शन होता है इसमें दो तरह की सेल्स हो गई। एक तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स प्लस अगर हम बात करें जो दूसरे सेल्स हैं जो सर्टोली सेल्स हैं उनको सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं। तो सोमैटिक सेल्स ही रहते हैं। और ये जो अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं यूजुअली ये बीच में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं और उनके चारों तरफ कौन है, सर्टोली सेल्स हैं और माइयोइड सेल्स हैं। तो इस तरीके से पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। और लेडिक सेल्स में ही अगर हम बात करें तो जो लेडिक सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं वो भी ये कॉर्ड सेल्स में मिलते हैं। तो इस तरीके से जो रहता है कॉर्ड सेल्स का डेवलपमेंट होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरा तो हमने पहले शुरुआत की 2 स्टेज देखी थी। उसमें क्या हो रहा था, प्राइमोर्डियल जर्म सेल माइग्रेट कर रहे थे यूजुअली 4 to 5 वीक के अराउंड। ये अर्ली गोनेडल डेवलपमेंट होता है। और सोमैटिक सेल डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था कि SRY जीन का एक्सप्रेशन हो रहा था। और SRY जीन जो रहता है फिर उसके बाद जो डिफरेंट जो सेल्स होती थी वो क्या बनाते थे, सर्टोली सेल्स बनता था और लेडिक सेल्स बनता था। तो लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स जो रहता था वो आपस में फिर जो रहता है इस स्टेज को क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल डिफरेंशिएशन। और ये टेस्टिस को प्रमोट करती थी। तो ये रहता था अर्ली गोनेडल स्टेज, अर्ली गोनेडल स्टेज। जबकि जो दूसरी स्टेज थी उसमें टेस्टिकुलर कॉर्ड बन रहा था। टेस्टिकुलर कॉर्ड में जो रहता है बेसिकली प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स सर्टोली सेल्स मिलकर के बना रही हैं। तो ये चीज़ रहा। तो इस तरीके से पूरा टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है। और टेस्टिस जो है बनने के बाद फिर कहाँ रहता है, यूजुअली जो रहता है क्रेनियल सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, क्रेनियल सस्पेंसरी लिगामेंट। तो क्रेनियल सस्पेंसरी लिगामेंट से ये जो रहता है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में जो रहता है लटका रहता है, वहाँ पे रहता है। तो इसको फिर नीचे माइग्रेट करके आना रहता है। तो अगर हम फिर जो दूसरा स्टेज है हम बात करें वो होता है टेस्टिकुलर डिसेंट। तो अगर हम बात करें टेस्टिकुलर डिसेंट का तो यूजुअली जो टेस्टिकुलर डिसेंट होता है इसमें जो टेस्टिस रहता है इनिशियली कैसे डिसेंट करता है, 2 फेज में। तो जो पहला फेज होता है हम देख सकते हैं। तो पहला जो फेज है इसको बोलते हैं ट्रांस एब्डोमिनल फेज। तो ये रहता है ट्रांस एब्डोमिनल फेज। और ये जो रहता है यूजुअली वीक 8 से 15 के बीच में होता है। तो ये रहता है ट्रांस एब्डोमिनल फेज। और इसमें जो रहता है टेस्टिस जो रहता है लंबर रीजन से माइग्रेट करके कहाँ जाता है, टुवर्ड्स द इंग्वाइनल कैनाल। तो सिर्फ इंग्वाइनल कैनाल तक जाएगा। और ये यूजुअली 8 से 15 वीक के बीच में होता है। तो इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है इंटर INSL3 जिसको बोलते हैं इंसुलिन लाइक फैक्टर 3। और इंसुलिन लाइक फैक्टर 3 किससे सिक्रेट होता है, लेडिक सेल से। तो लेडिक सेल्स जो रहती हैं वो इंसुलिन लाइक फैक्टर 3 सिक्रेट करती हैं। अब ये इंसुलिन लाइक फैक्टर क्या करता है, ग्रोथ कराता है इंसुलिन जहाँ भी रहता है। तो ये गुबर्नाकुलम को जो रहेगा उसकी स्वेलिंग कराएगा, ग्रो होगा, गुबर्नाकुलम ग्रो करेगा। तो इससे होगा क्या, जब गुबर्नाकुलम जो ग्रो करता है तो इसको बोलते हैं स्वेलिंग रिएक्शन, इसको बोलते हैं स्वेलिंग रिएक्शन। तो ये जब स्वेलिंग रिएक्शन होता है तो इससे क्या होता है कि इससे जो टेस्टिस को इंग्वाइनल कैनाल, जैसे ये इंग्वाइनल कैनाल होगा और यहाँ पे पोजीशन करना है तो गुबर्नाकुलम ऐसे स्वेल करके इंग्वाइनल कैनाल पे पोजीशन करता है। तो ये देख सकते हैं कि इंग्वाइनल कैनाल पे और ये गुबर्नाकुलम तो स्वेल करके पोजीशन कर रहा है। तो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर पोजीशन करने के लिए ये क्या कर रहा है, गुबर्नाकुलम स्वेल कर जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये टेस्टिस पोजिशनिंग के लिए होता है इन द इंग्वाइनल कैनाल। ये होता है पहला। फिर उसके बाद अब अगला जो अगर हम बात करें दूसरे फेज में क्या होता है, जो रहता है दूसरा फेज वो इंग्वाइनो स्क्रोटल फेज होता है, इंग्वाइनो स्क्रोटल फेज। तो इंग्वाइनो स्क्रोटल फेज जो रहता है वो बेसिकली 25 वीक से लेके 35 वीक तक होता है। और इसमें जो मेन मीडिएटर होता है वो होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो जो मेन मीडिएटर होता है वो एंड्रोजन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है। और ये क्या करेगा, गुबर्नाकुलम को जो रहता है इलोंगेट कराता है। इलोंगेट कैसे कराता है, रिग्रेस करा के। तो रिग्रेसिंग
गुबर्नाकुलम हम देख रहे हैं। तो एंड्रोजन फेज में गुबर्नाकुलम क्या होता है, जब अगर हम बात करें इन्ग्वाइनोस्पोटल फेज में तो गुबर्नाकुलम रिग्रेस करता है, तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, रिग्रेशन रिएक्शन। और इस रिग्रेशन रिएक्शन से होता क्या है कि जो गुबर्नाकुलम होता है वो श्रिंक करता है और टेस्टिस को पुल करता है इन द स्क्रोटम, इस तरीके से होता है। फिर जो दूसरा जो रहता है, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हम बगल में नर्व देख सकते हैं, जेनेटोफीमोरल नर्व। तो जो जेनेटोफीमोरल नर्व होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये रिलीज करती है कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। तो ये होता है CGRP, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। ये जो रहता है ये गुबर्नाकुलम के गाइड करती है। गुबर्नाकुलम इनिशियली इंग्वाइनल कैनाल में होता है, फिर ये स्क्रोटम में गाइड करके ले जाती है। तो CGRP जो है गाइड करके गुबर्नाकुलम को स्क्रोटम में ले जाती है। और जो तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ऐसे बढ़ता है तो उसकी वजह से जो टेस्टिस रहता है वो इंग्वाइनल कैनाल से पास हो जाता है। तो जो तीन मेन फैक्टर होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, पहला एंड्रोजन, एंड्रोजन जो रहता है वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो इस फेज को कंट्रोल कर रहा है, इन्ग्वाइनोस्क्रोटल फेज को। दूसरा जो रहता है कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, वो कंट्रोल करता है। और तीसरा एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो रहता है वो कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टेस्टिस रहता है डिसेंड किया है, तो इनिशियली कैसे कर रहा है, हम अगर देखें तो जो इनिशियल टेस्टिस रहता है थोरैकोलंबर रीजन से शुरू करते हैं। तो इनिशियली जो रहेगा टेस्टिस T10, T11 और T12 रीजन, यहाँ पे जो रहेगा टेस्टिस रहता है, ये है टेस्टिस। फिर ये जो टेस्टिस रहता है अगर हम बात करें तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, इलियक फोसा में। और इलियक फोसा में जो टेस्टिस रहता है यूजुअली कौन से टाइम में जाता है, ये इलियक फोसा है। और इलियक फोसा में टेस्टिस जो रहेगा तीसरे महीने में जाता है, 3rd मंथ। तो 3rd मंथ में किस में गया, इलियक फोसा में। फिर उसके बाद हम बात करें इलियक फोसा के बाद फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कैनाल। कैनाल की अगर हम बात करें तो कैनाल में हम जो एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले इस तरीके से ये पूरा जो रहता है इंग्वाइनल कैनाल है और इसमें 2 रिंग रहेंगी। तो पहला जो रिंग है ये डीप इंग्वाइनल रिंग है और जो दूसरा रिंग है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। तो जो डीप इंग्वाइनल रिंग है, डीप इंग्वाइनल रिंग, इसमें अराउंड 6th मंथ रहता है। 6th मंथ के अराउंड जो रहता है डीप इंग्वाइनल रिंग में होता है। जबकि अगर हम बात करें तो इंग्वाइनल कैनाल, ये पूरा जो है इंग्वाइनल कैनाल है, इंग्वाइनल कैनाल, इसमें जो रहता है 7th मंथ में रहता है, 7th मंथ में। और 8th मंथ में अगर हम बात करें तो कहाँ पहुँच जाता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो ये रहता है 8th मंथ, 8th मंथ में यहाँ पहुँच जाता है। और फिर फाइनली जो टेस्टिस रहता है 9th मंथ में स्क्रोटम में चला जाता है। तो ये है 9th मंथ, और 9th मंथ में जो रहता है तो ये स्क्रोटम में चला गया। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि ये इस समय जो रहता है ये 6 मंथ, 7 मंथ, फिर ये 8th मंथ, और फिर फाइनली जो रहता है यहाँ पे 9th मंथ में जो रहता है स्क्रोटम में चला जाता है। तो ये जो रहता है पूरा टेस्टिकुलर डिसेंट होता है।